नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द एजुकेशन नेटवर्क पर। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो है बी प्रोग्राम भारत में लोक प्रशासन। आपका जो सब्जेक्ट है वो है भारत में लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इसका हम यहाँ पर दोस्तों यूनिट 2 आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं, और जो भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सेमेस्टर 1 के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है दोस्तों। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो भी आपका सिलेबस चेंज हुआ है उसी के अनुसार हम यहाँ पर इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। जो वीडियो रहने वाली है DU, SOL, NCWeb, इग्नू और अदर यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है भारत में लोक प्रशासन, उन सभी के लिए आप ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। पहला जो क्वेश्चन बनता है हमारा यहाँ से वो है विकेंद्रीकरण की अवधारणा और इसके महत्व को स्पष्ट करो। क्या है दोस्तों, विकेंद्रीकरण के विचार को लोकतंत्र के ज़मीनी स्तर को का समर्थन करने के लिए एक प्रमुख पहल के रूप में देखा जा सकता है। यानी दोस्तों, विकेंद्रीकरण के विचार को लोकतंत्र के ज़मीनी स्तर पर बिल्कुल उसका समर्थन करने के लिए एक प्रमुख पहल के रूप में देखा जा सकता है। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्राप्त शक्तियों का भाग संबंधित अधिकारियों को देना है। जो भी शक्तियाँ केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा दी गई हैं वो संबंधित अधिकारियों को देना है। और अत्यधिक केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत राष्ट्रों के अनुभव विनाशकारी पाए गए हैं। इसलिए निर्णय लेने और प्रशासन के राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तरों के मध्य सहयोग और समन्वय की एक प्रणाली को बनाया जाए। जमीनी स्तर पर लोगों की भागीदारी जितनी अधिक होगी, सार्वजनिक संस्थान प्रशासन कार्य उतना ही अच्छा कार्य करेंगे। दोस्तों, ज़मीनी स्तर पर लोगों की दोस्तों जो भी अच्छी भागीदारी होगी, जितनी अच्छी उतनी ही अच्छी सार्वजनिक संस्थान प्रशासन कार्य अच्छा करेगा। और नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका वो है दोस्तों सत्ता के विकेंद्रीकरण का महत्व क्या क्या है। दोस्तों, आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। विकेंद्रीकरण का महत्व दोस्तों क्या है, देखते हैं। अधिक रचनात्मक और नवीन बनाना दोस्तों, लचीले प्रशासन की ओर ले जाता है। राजनीतिक स्थिरता को सुनिश्चित करता है दोस्तों विकेंद्रीकरण। योजना को कम लागत में लागू करना, कोई भी जो योजना है केंद्र सरकार के द्वारा उसको कम लागत में लागू करना। सक्रिय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना, यानी जो भी लोग उसमें भागीदारी के इच्छुक है उन सभी को सुनिश्चित करना। स्थानीय संस्थाओं को प्रेरणा देना। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, देखते हैं विकेंद्रीकरण के प्रकार क्या क्या हैं। पहला जो है दोस्तों राजनीतिक विकेंद्रीकरण। राजनीतिक विकेंद्रीकरण से मतलब एक ऐसी व्यवस्था जिसमें निर्णय लेने की शक्ति को उच्च स्तर से सरकार के निचले स्तर पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसमें लोगों की भागीदारी अधिक होती है। दोस्तों, राजनीतिक विकेंद्रीकरण में हम कह सकें कि लोगों की जो भागीदारी है वो बहुत अधिक होती है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका वो है प्रशासनिक विकेंद्रीकरण। ये क्या है दोस्तों कि इसका अर्थ है कि किसी राजनीतिक रूप से स्वतंत्र इकाई की कुछ शक्तियों को संगठन के भीतर ही क्षेत्रीय इकाइयों को बनाना। दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है वो है दोस्तों वित्तीय विकेंद्रीकरण। 4 प्रकार के हैं दोस्तों ये यहाँ पर आपके। तीसरा है जो वित्तीय विकेंद्रीकरण। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसका मतलब शासन के निचले स्तर के सत्रों के लिए वित्तीय शक्ति का हस्तांतरण शामिल है। दोस्तों, धन के लिए सरकार पर पूरी तरह निर्भर होने की बजाय उत्पन्न आय के साथ संस्था की आवश्यकताओं को पूरा करना। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है वो है कार्यात्मक विकेंद्रीकरण। से तात्पर्य सरकार से स्थानीय निकायों को कार्यों को हस्ताक्षर से संबंधित है, ताकि सौंपे गए कार्यों को निर्वहन किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, भारत में ग्रामीण और शहरी स्थानीय स्वशासन की व्याख्या कीजिए। दोस्तों, भारत में जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की कैसी व्याख्या है, किस प्रकार चलती है, जो ग्रामीण प्रशासन है उसकी व्याख्या हमें यहाँ पर करनी है। तो क्या है दोस्तों, ग्रामीण स्वशासन को पढ़ते हैं पहले हम। इसको 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में 1992 के पारित होने के साथ ही स्थानीय स्वशासन अस्तित्व में आया था।
संविधान में अनुच्छेद 243 से 243 ओ के साथ भाग 9 को शामिल किया गया है। नेक्स्ट पहले दोस्तों यदि हम इसकी बात करें तो ये ग्राम पंचायत लेवल पर कार्य करता है और फिर इसके बाद में ब्लॉक होता है, फिर जिला परिषद होता है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि ग्राम पंचायत ये लोगों के द्वारा चुनी गई एक ग्राम पंचायत होती है। फिर इसके बाद में कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक ब्लॉक बनता है दोस्तों, और फिर कई ब्लॉकों को मिलाकर जिला परिषद बनता है। कह सकते हैं सबसे टॉप पर जिला परिषद होता है, उसके बाद में दोस्तों ब्लॉक होता है, और सबसे जो निचला स्तर होता है वो होता है ग्राम पंचायत। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, यह संशोधन DPSP के अनुच्छेद 40 को लागू करता है, जो कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए एक कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां एवं अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो। और 11वीं अनुसूची राज्य विधायिका और पंचायतों के बीच शक्तियों के वितरण को सुनिश्चित करती है। ये कुल मिलाकर 29 विषय हैं। 600 से अधिक जो भारत में जिला पंचायतें हैं, लगभग 6000 से अधिक मध्यवर्ती पंचायतें हैं, और 2,30,000 ग्राम पंचायतों में लोगों की प्रतिनिधि शामिल है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, 73वें संविधान संशोधन। क्या है 73वें संविधान संशोधन दोस्तों, आर्टिकल 243A में शक्तियों का प्रयोग किया गया है, और आर्टिकल 243B में त्रिस्तरीय पंचायत राज्य व्यवस्था की संरचना की गई है, जो भी हमने आपके सामने डिस्कस की गई थी, ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला परिषद। और आर्टिकल 243D में SC ST के लिए आरक्षण की बात कही गई है। आरक्षण 243E में पंचायत की अवधि, कितनी पंचायत की अवधि होती है, जैसे कि 5 वर्ष की अवधि होती है इसकी। और आर्टिकल 243G स्थानीय संस्थाओं का अधिकार, कार्य और सत्ता का उत्तरदायित्व। और आर्टिकल 243HI कर लगाने की शक्ति एवं राज्य वित्तीय शक्ति की समीक्षा के लिए एक आयोग गठित कर सकता है। और 243J में पंचायती खातों के ऑडिट, 243K में निष्पक्ष चुनाव के लिए राज्य स्तरीय चुनाव आयोग का गठन किया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, ये कुल मिलाकर 29 विषय होते हैं, जो कि किस प्रकार है, कृषि हो गया दोस्तों, पशुपालन है, गरीबी जन्मूलन है, उन्मूलन है, मछली पालन हो गया, ईंधन और चारा, परिवार कल्याण, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय, औषधालय और सामाजिक वानिकी, दिव्यांग और मानसिक रूप से मंद लोगों की सहायता, खाद्य एवं ग्राम एवं कुटीर उद्योग, SC ST के लिए शिक्षा का प्रावधान, बाजार और मेले, पुस्तकालय, लघु सिंचाई एवं जल प्रबंधन, ग्रामीण विकास, संचार के साधन, महिला बाल विकास, भूमि सुधार, चकबंदी और पीने का जल यानी पेयजल, बिजली वितरण प्रणाली, सामुदायिक संपत्ति का रखरखाव, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, सांस्कृतिक गतिविधियां और वयस्क शिक्षा, लघु वनोपज, व्यावसायिक शिक्षा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है शहरी स्वशासन, यानी जो शहरी प्रशासन है वो किस प्रकार का होता है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 ने शक्तियों के हस्तांतरण को अनिवार्य कर दिया है। इस प्रकार शासन की ULB और अर्बन लोकल बॉडीज की स्थापना की गई थी। और इस अधिनियम ने संविधान में अनुच्छेद 243P से 243Z को जोड़ा गया है। शहरी स्वशासन का कार्यकाल कुल मिलाकर 5 साल तक रहेगा। नगर पंचायत होती हैं दोस्तों, नगर परिषद होता है और नगर निगम होता है एक। वे नगर निगम दोस्तों जैसे दिल्ली जैसे शहरों में होता है, नगर परिषद कई यानी पंचायतों का मिलाकर, और नगर पंचायत जो गांवों की पंचायतें होती हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, 74वें संविधान संशोधन। क्या है दोस्तों 74वें संविधान संशोधन, नगर पालिकाओं का गठन आर्टिकल 243Q में किया गया है। आर्टिकल 243R में सीटों की संरचना एवं शक्तियों का चयन किया गया है। आर्टिकल 243 5 वार्ड समितियों का गठन किया गया है इसमें। आर्टिकल 243D में सभी नगर पालिकाओं में SC ST के लिए आरक्षण की बात
कही गई है। आर्टिकल 243 यू में अवधि पंचायत यानी 5 वर्ष तक की रहेगी। आर्टिकल 243 डब्ल्यू नगर पालिका की शक्तियाँ एवं अधिकार। आर्टिकल 243 एक्स कर लगाने की शक्ति। आर्टिकल 243 वाई खातों के वर्णन। आर्टिकल 243 जेड ए नगर पालिका को चुनाव राज्य चुनाव आयोग की है। और आर्टिकल 243 जेड टी योजनाओं को लागू करने की समिति का गठन। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है वो है क्या है, इसको भी और समझने की कोशिश करते हैं। नगर पंचायत एक ग्रामीण क्षेत्र में होती है दोस्तों, एक शहरी क्षेत्र में संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए होती है। नगर परिषद एक छोटे शहरी क्षेत्र के लिए होती है। नगर निगम एक बड़े शहरी क्षेत्र के लिए होती है, जैसे कि हमने आपके लिए पहले भी बताया, दिल्ली जैसे शहरों में होती है नगर निगम। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, हो सके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।